हाँ जी, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे। वेलकम टू ओजांक आईएएस। ओजांक आईएएस पे आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है बच्चों। जी, तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएँ और क्लास आप सबकी शुरू हो चुकी है। सो काइंडली कनेक्ट, जल्दी से आप सब लोग जुड़ जाएँ, क्लास आप सबकी शुरू हो चुकी है। गुड इवनिंग माधुरी, यस, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू ओजांक आईएएस। और आज जो है यहाँ पर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, या फिर इसको ये कह सकते हैं कि आज हम लोग जानेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द मेडिवल हिस्ट्री, कैसे हम इसको तैयार करें मेडिवल हिस्ट्री को, और स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के संदर्भ में हम इसे कैसे तैयार करें, क्योंकि कहीं ना कहीं से हमेशा क्या है, एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, कैसे तैयार करना है, ये हमेशा क्या है, एक कंफ्यूजन बना रहता है। और मेडिवल में तो और भी बहुत सारे क्या है कि डायनेस्टीज हैं, तो कैसे हाउ टू प्रिपेयर, इसको लेकर के कई सारे प्रश्न आपके दिमाग में चलते रहते हैं। ओके, सपना, पंकज, भूमिका, अविनाश, यस, पवन जी। तो आइए आज हम लोग इसके बारे में, इस विषय में आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं और जानेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पर ये भी डिस्कस करने वाली हूँ कि पीवाईक्यूज ऑफ मेडिवल हिस्ट्री कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, विशेषकर आपके यूपीएससी के एक परीक्षा में, है ना। तो आईएएस के प्रीलिम्स की परीक्षा में कैसा पीवाईक्यू आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उससे आपको एक आइडिया भी हो जाएगा कि हाँ, इस तरह से मेडिवल हिस्ट्री के प्रश्न बनते हैं और हमें इस तरीके से तैयार करना है ना। यस, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए जी, तो यहाँ आते हैं सबसे पहले, उसके पहले लेकिन हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि अभी हमारे यहाँ जो है ओजांक आईएएस पर आप देख सकते हैं संपूर्ण एनसीईआरटी चैप्टर वाइज चैप्टर आपको यहाँ पर करवाया जाएगा। सो आप देख सकते हैं बाय ओजांक सर एंड डॉक्टर ओमकार नाथ सर के द्वारा यहाँ पर ये आपको तैयार करवाया जाएगा। दिस इज इन बाइलिंगुअल मोड है, ये बाइलिंगुअल मोड में रहेगा। 8 मंथ का ऑनलाइन कोर्स है। फी आप देख सकते हैं 2999 है। बैच बच्चों स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 7 जून 2024, यानी इस जून से आपका ये बैच जो है ये स्टार्ट होने वाला है। उसके अलावा ये रहा हेल्पलाइन नंबर है, इस नंबर पर आप बात कर सकते हैं। ओजांक गुरुकुल कैंपस C49 है, सेक्टर 48 नोएडा में। और आप लोगों ने अगर अभी तक ओजांक ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसे अभी डाउनलोड करें और यहाँ पर जो और भी हमारे अन्य कोर्सेज चल रहे हैं उसके आप लाभ उठा सकते हैं। चलिए अब आते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गुरुकुल 2025 बैच 1 ईयर, यानी गुरुकुल का 2025 का जो बैच है 1 साल का, वो स्टार्ट हो रहा है। ये भी जा रहा है 7 जून से स्टार्ट होने जा रहा है और इसमें मात्र बच्चों बचा है ओनली 20 सीट्स लेफ्ट। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्री रजिस्ट्रेशन इसमें कंपलसरी है। विदाउट प्री रजिस्ट्रेशन के यहाँ पर जो है दिक्कत आएगी, तो इसलिए आप लोग तुरंत पहले प्री रजिस्ट्रेशन करा लें। और ये रहा नंबर, आप देख सकते हैं कहाँ हो रहा है ये स्टार्ट, ओजांग गुरुकुल कैंपस C49 है, सेक्टर 48 नोएडा। हाँ, ऐप अगर आप लोग बात करेंगे कि अगर ऑनलाइन मोड में, तो आपको क्या करना होगा, सो फर्स्टली यू हैव टू डाउनलोड द ऐप। ओजांक ऐप आप डाउनलोड करें बच्चों, इससे यहाँ पर जितने भी हमारे कोर्सेज हैं उससे आप अपडेट हो जाएंगे। ओके, हाँ उसके अलावा आप देख सकते हैं कॉन्सेप्टर बैच, जो कि 12वीं बैच, यानी इसका 12वीं बैच जो है स्टार्ट हो रहा है, ज्योग्राफी से स्टार्ट हो चुका है पीवी सर के थ्रू। इसका जो फी है 60,000, जिसमें कि आप इंस्टॉलमेंट यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है। फर्स्ट 3 क्लास जो है वो आपके फ्री है। ओके, तो ये बैच ऑलरेडी यहाँ पर देख सकते हैं स्टार्ट हो चुका है। सो ज्योग्राफी के साथ ये बैच कॉन्सेप्टर, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो ना अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ये मैं बता रही थी आप सबको कि जो लोग भी नए हैं, यस नेहा, जो लोग भी नए हैं, 1 सेकेंड, और कौन कौन जुड़ चुके हैं, वीनू है, परवीन है, ओके ठीक है जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। चलिए वकील, अब आते हैं यहाँ पर, यहाँ ये सबसे पहला जो आज अब हम लोग जिस पे डिस्कशन करने वाले हैं कि हाउ टू रीड मेडिवल हिस्ट्री, कैसे पढ़ें और कैसे तैयार करें, है ना। तो चूंकि आप सबको पता है कि एनसीईआरटी में मैंने जो है ऑलरेडी आप लोग एंशिएंट पढ़ चुके हैं, नाउ अब जो है हमारा मेडिवल वाला जो सेगमेंट है ये अब स्टार्ट होने वाला है। तो मेडिवल को लेकर के कई सारे क्या है आपके माइंड में, पहले तो सबसे पहले अलॉट्स ऑफ क्वेश्चन इन योर माइंड, है ना। अब आते हैं उन प्रश्नों पर जो आपके दिमाग में है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेडिवल हिस्ट्री के बारे में।
मेडिवल हिस्ट्री। मध्यकालीन भारत के बारे में अगर बात किया जाए तो एनसीईआरटी के संदर्भ में अगर कहा जाए कि भाई हम कैसे इसको तैयार करें, है ना, हम किस तरह से इसको हम रीड कर सकते हैं, हम कैसे इसे तैयार कर सकते हैं। और एनसीईआरटी के संदर्भ में देखिए, एनसीईआरटी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपके क्वेश्चन सीधे सीधे क्या है, कई बार यहीं से आए हैं। व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, ये क्यों महत्वपूर्ण है? इसके महत्वपूर्ण होने के कारण है, कारण ये है कि मैं आपसे बार बार एक बात जरूर कहूंगी आप सबसे कि एनसीईआरटी इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट, ये आपको ध्यान रखना है। एनसीईआरटी क्या है? एनसीईआरटी पूरी तरह से अगर कहा जाए तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट, है ना। आपको अपना कॉन्सेप्ट क्या करना है, क्लियर रखना है। हाँ, और उसके अतिरिक्त अगर बात किया जाए तो देखिए वैसे तो बुक्स बहुत सारी है, बट आपको क्या करना है, जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो वहां आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि भाई हम इसमें पढ़े क्या और इसमें से क्या छोड़ दें, है ना, व्हाट वी हैव टू रीड एंड किसको हम ना पढ़ें किसको नहीं पढ़ें। तो देखिए एक चीज हमेशा समझिएगा, जब आप एनसीईआरटी में जब आप लेवल की बात करते हैं, है ना, चाहे वो आपका क्लास 6 तो हो जाए, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द लेवल, ओके, तो आप देखेंगे कि लेवल डे बाय डे, यानी जब भी आप जैसे जैसे अपग्रेड या फिर अलग क्लास में आप जा रहे होते हैं, जैसे आप 6 के बाद आप जब 7 पढ़ रहे हैं, फिर 8th पढ़ रहे हैं, फिर 9th पढ़ रहे हैं, तो आपको लगेगा कि ये लेवल धीरे धीरे क्या होने लगता है, हाई होने लगता है। लेकिन एक कॉमन चीज मैं आपको बता देना चाहती हूँ, स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ एनसीईआरटी, कि इसी का अपग्रेडेड वर्जन, यानी इसमें ही कुछ और एडिशन जो है या एड ऑन करके वो आपको किसमें होगा, 7th में, फिर 8th में और कुछ नई बातें एड ऑन हो जाएंगी, फिर 9th में कुछ नई बातें एड ऑन हो जाएंगी यहाँ पर, ओके। एंड देन फाइनली जब आप 11th 12th तक जाते हैं तो उसी का आप क्या देखेंगे, 11th और 12th, जब आप इस एनसीईआरटी तक पहुंचते हैं, हाँ, यहां तक जब आप पहुंचते हैं तो आप क्या देखते हैं यहाँ पर कि ये जो आपने लेवल जो आपका बढ़ा था, है ना, यही लेवल फिर क्या होता है, एक साथ पूरी जो है समराइज वे में आपको यहाँ पर मिलना शुरू हो जाता है। इज इट क्लियर या इज इट क्लियर? हाँ, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां तक आप सबको समझ में आ रहा है? तो यानी एक चीज आपको जो क्लियर कर लेना है माइंड में वो ये है कि इसको लेकर के नहीं सोचिएगा कि कुछ जो है बिल्कुल एकदम नई चीज पढ़ रहे हैं, नहीं, नई बातें, हाँ, नए चैप्टर और उसके साथ साथ कुछ नई बातें एड ऑन जरूर होती हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। वी कांट डिनाई कि हाँ इसमें नए चैप्टर्स और नई बातें एड ऑन नहीं हुई हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका लेवल ऊपर जा रहा होता है वैसे वैसे क्या हो रहा होता है, उसमें वही चीज आपको लगेगा। आप सेम ज्योग्राफी भी पढ़िए, आपको वही चीजें दिखेंगी, आप चाहे हिस्ट्री पढ़िए, आपको वही एनसीईआरटी में वही पैटर्न दिखाई देगा। अब हाँ, अब इन सब के अलावा अब सवाल ये उठता है कि ठीक है भाई लेवल है तो हमारे लिए पढ़ना कौन सा बेहतर होगा। देखिए आप एकदम बिल्कुल बेसिक से अगर तैयार कर रहे हैं, एकदम जीरो, अभी कह लीजिए कि शून्य से, कि अब आपने कभी मेडिवल पढ़ा ही नहीं है, सो यू हैव टू स्टार्ट विथ हियर, आप स्टार्ट करिए आराम से, इसे पढ़िए, ठीक है। हाँ, आपकी समझ बनी हुई है या फिर आपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट करा उसी टाइम पर आप ऑलरेडी एनसीईआरटी पढ़ चुके थे बेसिक्स के, तो एटलीस्ट जो है 11th 12th का जो बुक है 9 10th 11 12 उसको आप प्रेफरेंस दे कम से कम, कि हाँ हमें इसको क्या करना एक बार ठीक से देख जाना है। तो देखिए हाई स्टैंडर्ड पर जैसे जैसे जाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका टॉपिक और भी ज्यादा क्या है, बेहतर होते जाएगा। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको यही करना है इसमें कि आप कम से कम क्या करेंगे, हाँ, तो इस तरह से क्या होगा कि आपके लिए चीजें थोड़ा आसान भी हो जाएंगी, एनसीईआरटी को पढ़ना इजी वे में आपके लिए बहुत ही बेहतर हो जाएगा कि हाँ हमें इस तरह से क्या करना है, तैयार करना है, ओके। अब जो प्रश्न आपके आ रहे हैं, जैसे पंकज ने पूछा कि मैम अब इसके साथ साथ जो है नोट्स भी बनाते जाएं, क्या किया जाए। तो देखिए सबसे पहले सवाल ये उठता है, एक प्रश्न आ रहा है आप लोगों का, एनसीईआरटी के नोट्स, हाँ, इज इट वर्थी, या क्या ये फ्रूटफुल रहेगा या नहीं रहेगा नोट्स बनाना। देखिए नोट्स के संदर्भ में एक बात मैं कहूंगी, क्योंकि एनसीईआरटी जब आप पढ़ रहे होते हैं आप अपनी एक जो है कह सकते हैं कि एक अपना नोट्स का एक सेगमेंट तैयार करें, है ना, अपना एक रनिंग नोट्स जिसको बोलते हैं हम लोग। रनिंग नोट्स, व्हाट इट मींस, रनिंग नोट्स का मतलब ये हुआ कि जब आपकी क्लास चल रही है, ड्यूरिंग क्लास जब आप चल रही है, जो आप समझ रहे हैं, जितना आप
समझ पाए उन सबको आप क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे, है ना। जितना आपने समझा उसको नोट डाउन करेंगे। ये वाकई में बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए, क्योंकि एनसीईआरटी आप समझ लीजिए कि ये आपको ऐसा है नहीं कि ये प्रीलिम्स तक का मामला है, ठीक है। ये आपको प्रीलिम्स के साथ साथ आपके मेन एग्जाम में भी जाएगा, ठीक है। प्लस उसके बाद जब आप इंटरव्यू तक भी पहुंचेंगे तब भी एक बार आप उसको देख करके हो सकता है जाए। तो कम से कम एटलीस्ट प्री और मेंस तक के सफर में इसकी जरूरत हमेशा आपको क्या है, पड़ेगी। हाँ, तो मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ एनसीईआरटी, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो काइंडली मेक योर ओन नोट्स, ट्राई टू मेक योर ओन नोट्स। आप कोशिश करेंगे अपने नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि ये क्या है ना, ये एक तरह से समझ लीजिए ये हमेशा आपको मदद करेगा। बार बार एनसीईआरटी खोल करके पढ़ पाना दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना। बुक देख करके कई बार हडल हो जाता है, कैसे पढ़े, फिर से कैसे रिवाइज किया जाए, दिस इज वेरी डिफिकल्ट। तो समहाउ ये चीजें देखने को मिल सकती हैं, है ना। हाँ, ये दिक्कत आ सकती है। तो उसके जगह पे आप क्या करेंगे, उसके जगह पे आप ये कर सकते हैं कि आप अपना रनिंग नोट्स क्या करें, तैयार करें। हाँ, जो भी बनाइए आप अपना, मैं बार बार ये कह रही हूँ, अपने नोट्स। अगर आप अपने नोट्स बनाते हैं तो इसका बहुत महत्व है, क्योंकि वो एनसीईआरटी, जैसे मान लीजिए आपने मेडिवल में आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, है ना, सपोज दैट, और आप उसमें दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं, सपोज दैट आपने क्या पढ़ा, दिल्ली सल्तनत, ठीक है। अब दिल्ली सल्तनत का आप जो समझ पाए उसमें चैप्टर वाइज आपने जो भी समझा उसको एक शॉर्ट फॉर्म में, अब ये नहीं, देखिए नोट्स का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आपने हु बहू किताब की चीजें उतार दी, दैट इज नॉट द नोट्स, वो नोट्स नहीं हुआ। फिर तो आपने कॉपी करके क्या किया, उसको आपने एज इट इज कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। नोट्स का मतलब देखिए क्या होता है, नोट्स का मतलब ये हुआ कि एक पूरा पैरा जो आपने पढ़ा उस पैरा को समझते हुए, यानी आपको जो समझ में आया समझते हुए उसका आप समरी जो है वो तैयार कर लें। तो आप समरी का मतलब ये हुआ, लाइक दिल्ली सल्तनत आपने पढ़ा, आप प्रशासन पढ़े, ओके। सपोज दैट कि आपने गुलाम डायनेस्टी का एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा, प्रशासन पढ़ने के बाद जितना आप समझ पाए उसको आपने शॉर्ट फॉर्म में अपने नोट्स में नोट डाउन किया, ओके, शॉर्ट नोट्स में। अब ये आपके लिए हमेशा क्या करेगा, हमेशा पे करेगा। क्यों? क्योंकि आपने प्रशासन से रिलेटेड जितना भी उसमें इंपॉर्टेंट बातें थी उसको आपने अपने शॉर्ट फॉर्म में क्या किया है, नोट्स में बना लिया है। तो एज इट इज आपको नहीं उतारना। मैं बार बार कह रही हूँ कि डू नॉट कॉपी कट पेस्ट नहीं करना है कि हमने बुक से उतारा। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलतियां करते हैं कि वो एनसीईआरटी का पैरा बाय पैरा क्या करते हैं, लिखना शुरू कर देते हैं। तो फिर आपने समझा क्या? सवाल ये उठता है, दिस इज ऑल अबाउट द एनसीईआरटी, तो फिर आपने समझा क्या? और अगर आप समझे हैं तो फिर आपने लिखा क्या है ना। तो इन दोनों से क्या करना है आपको, अपने आप को क्या करना है, बीच का रास्ता ले जाना है कि अगर हम समझ रहे हैं, अगर मेरा अंडरस्टैंडिंग लेवल बन चुका है एनसीईआरटी में, तो उस अंडरस्टैंडिंग लेवल को मेंटेन करते हुए यू हैव टू मेक योर प्रॉपर जो है क्रक्स और समराइज जिसको नोट्स कहते हैं वो बनाइए आप, है ना। तो वो आपके लिए बेनिफिट होगा। अदरवाइज आप अगर हुबहू बुक की चीजों को अगर आप नोट डाउन कर दे रहे हैं तो उससे कहीं ना कहीं से क्या होगा, फिर तो यही होगा कि एनसीईआरटी की किताब आपने ही बना दी। तो इस ऐसी गलती नहीं करनी है नोट्स का। इसी तरह से आपको क्या करना है, फॉर्मेट तैयार करना है। क्रक्स समझ रहे हैं, समरी समझ रहे हैं, सारांश कहिए, है ना। हमें उसके उस सारांश जिसको कहते हैं, हमें बिल्कुल एक सारांश तैयार कर लेना कि अच्छा ये है। चाहे वो गुलाम डायनेस्टी में कहीं से भी कुछ भी पूछे, लाइक क्या है तुर्काने चहलगानी क्या थी, ओके। तुर्क जो थे जो आरंभिक तुर्क हैं उनकी क्या पॉलिसी थी, लाइक बलबन जैसे, सपोज दैट मैं आपसे यहाँ ये, जैसे मैं आपसे इस पे थोड़ा सा बात करती हूँ, अगर अगर हम लोग बात करेंगे कि कैसे इसको नोट्स के ही कंटेक्स्ट में, थोड़ा सा एनसीईआरटी के संदर्भ में आपसे इस पे बात कर रही हूँ कि किस तरह से हम उसे तैयार करेंगे। यहाँ देखेंगे, हाँ जी, अब यहाँ देखिए, जैसे मैंने आपको फॉर एग्जांपल मैंने दिया गुलाम डायनेस्टी के बारे में, ओके, गुलाम वंश।
अब आपने इसके साथ साथ जो बुक उठाई है दैट इज एनसीईआरटी, आपने यहीं से पढ़ा है सारी चीजें कि भाई क्या है गुलाम वंश के बारे में, ओके, यानी आपका जो रेफरेंस बुक है दैट इज एनसीईआरटी। अब गुलाम वंश आपने अगर पढ़ा है तो गुलाम वंश में हम आप पढ़ेंगे क्या, है ना, आप कैसे तैयार करेंगे, तो इसमें समझिए फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले गुलाम डायनेस्टी में आप क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे इनका एडमिनिस्ट्रेशन, इट मींस प्रशासन, देन इनके शासकों में विशेष अगर कहा जाए कि जितने भी इसमें शासक रहे उनके संदर्भ में जो सबसे जिसने जैसे आप बलबन के बारे में अगर कहा जाए कि लौह और रक्त की नीति अपनाता है, ओके, तुर्कानी चहलगानी, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं से इनके एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कर रही हैं, मजबूत कर रही हैं। सो अबाउट इन दिस कंटेक्स्ट आप उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो प्रशासन के संदर्भ में आपने देखा। उसके अलावा अगर बोला जाए कि आर्मी, चूंकि सेना बहुत ज्यादा क्या था, इंपॉर्टेंट था। हाँ, अब सेना के संदर्भ में इनकी कैसी तैयारी है, ओके। उसके अतिरिक्त अगर बात किया जाए इनकी आर्थिक नीति क्या रही, इनकी आर्थिक नीति यानी अगर कहा जाए व्हाट टाइप ऑफ जो इनकी इकोनॉमी से रिलेटेड जो पॉलिसी थी वो कैसी थी और कितना कारगर रहा ये दिल्ली सल्तनत को और ज्यादा मजबूत करने में। बिकॉज द फर्स्ट डायनेस्टी विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन दिल्ली सल्तनत या दिल्ली सल्तनत को जिसने स्थापित किया वो गुलाम वंश है। तो गुलाम वंश से संबंधित हम प्रशासन देख सकते हैं, सेना के संदर्भ में देख सकते हैं, आर्थिक पॉलिसी इनकी क्या रही, नीतियां क्या रही, और इसके साथ साथ यानी इसके अलॉन्ग विद दैट चूंकि कल्चरल पर्सपेक्टिव में भी काफी काम हो रहे हैं तो सांस्कृतिक योगदान क्या रहा, सांस्कृतिक योगदान, कल्चरल कंट्रीब्यूशन। अब इस सांस्कृतिक योगदान में आर्ट एंड आर्किटेक्चर आ जाएगा मेनली, यहां पर कला और स्थापत्य, कला एवं स्थापत्य, ठीक है जी। तो अब आप समझ सकते हैं इट मींस अगर आपसे ये कहा जाए, हाँ जी, या दिस इज ऑल अबाउट द गुलाम डायनेस्टी, इट मींस दिस इज अबाउट स्लेव डायनेस्टी। हाँ, स्लेव डायनेस्टी के बारे में यहाँ पे बात कर रही हूँ। तो अब आप समझ रहे हैं यहाँ पर कि कैसे प्रिपेयर करना है। सो अगर इफ यू आर, अगर आपने दिल्ली सल्तनत पढ़ा तो अब ये पढ़ने के बाद जो चीजें आपके माइंड में आनी चाहिए, है ना, और जिस पर आपको वर्क करना है, वेदर यू हैव टू वर्क ऑन दैट, तो वो सबसे पहले की चीजें क्या आएंगी आपकी, तो सबसे पहले ये आएगा प्रशासन, सेना, आर्थिक नीति क्या है इनकी यहाँ पर, ठीक है जी। उसके अलावा कल्चरल जो है कंट्रीब्यूशन क्या रहा। अगर आप इस वे में अपना नोट्स तैयार करते हैं, इफ यू आर मेकिंग योर ओन नोट्स इन दिस मैनर, तो आपको मैं बता रही हूँ आपको कभी भी मेडिवल हिस्ट्री में तो एटलीस्ट कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ओके। ये क्लियर हुआ आप सभी को? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसको आप लोग को थोड़ा सा क्या करना है, समझना है कि इसी तरीके से हमें क्या करना है, आपको तैयार करना है। अब आप चाहे, अब इसमें आप चाहे खिलजी हो जाए, चाहे आप उसके बाद जो है तुगलक्स हो जाए, चाहे बाद में आप फिर मुगल्स हो जाए, यू हैव टू मेक योर नोट्स इन दिस वे। तो अब आपके पास क्या है, एक रास्ता है, एक पैटर्न पता चल चुका है कि हम कैसे इसको तैयार करें। प्रश्न यहीं से बन रहे हैं, क्वेश्चंस यहीं से आ रहे हैं आपके, है ना, क्वेश्चंस क्या है, यहीं से आ रहे हैं। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फोकस ऑन दिस, यही तरीका है पढ़ने का, ठीक है। अब राजा रानी की कहानी यूपीएससी नहीं पूछता है, ठीक है ठीक है जी। कहते हैं ना स्टोरी टेलिंग जो है, यूपीएससी इज नॉट ऑल अबाउट द स्टोरी टेलिंग नहीं पूछता, यूपीएससी पूछता है इकोनॉमी स्थिति कैसे ठीक हुई, बताइए, है ना, सेना के बारे में बताइए भाई, सेना कैसे, आर्मी का क्या महत्व था इस टाइम पे, नया नया सल्तनत स्टैब्लिश्ड हो रहा है, तो क्या ये सेना के लिए कुछ कर रहे हैं क्या, या कुछ नया इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया। तो आप देख सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी के कंटेक्स्ट में भी देख सकते हैं कि सेना में उसने किस तरह से सबसे पहले नगदी वेतन देना शुरू किया, पेमेंट इन कैश, ताकि सेना के लोग शासक के साथ
सुल्तान के साथ लॉयल बने रहें। और इसके साथ साथ होगा क्या, इससे ये होगा कि सुल्तान की स्थिति मजबूत होगी, है ना। सुल्तान जब भी जहां भी चाहे अगर अटैक करना, तो सबसे पहले तो सेना की जरूरत है, सेना के सपोर्ट की जरूरत है। तो यहाँ पर खिलजी ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि ही डिसाइडेड टू पे इन कैश, कि हम उसको कैश में पे करेंगे, है ना, और इनको ज्यादा से ज्यादा रिलैक्सेशन दिया जाए सेना को। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पक्ष हो जाता है। ओके चलिए, यहां तक समझ में आ गया सबको जी। तो अब देखिए, इसी में हम लोग फिर अब आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज और मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ, फिर आपको यहाँ पर मेडिवल के लिए फिर परेशानी नहीं होगी, इतना तो आई एम श्योर कि इसके बाद आपको एक समझ तो आपकी विकसित हो ही जाएगी। चलिए, अब सवाल ये उठता है, यानी ये आप समझ गए कि भाई नोट्स कैसे बनेगा। अब आते हैं, बात करते हैं कि हम जो है पूरा का पूरा पैटर्न जो है कैसे हम उसको समझेंगे मेडिवल में स्पेशल। हाँ देखिए, जितना आप ज्यादा टॉपिक को बांट देते हैं ना, वो आपके लिए उतना ही क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप विषय को ऐसे देख रहे हैं कि मध्यकालीन भारत, और देख करके टेंशन में आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, या उसको बांट रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो चीजें हैं, है ना। अगर आपसे कहा जाए, नहीं सॉरी, अगर आपसे कहा जाए कि आपने किया क्या, जैसे मेडिवल हिस्ट्री में अगर मैं बोलूं यहाँ पे, हाँ फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेडिवल हिस्ट्री में आपने क्या किया यहाँ पर, तो इसको एक वे में आपको क्या करना है, समझ तो जरूर लेना है कि भाई क्या है। हाँ, अब इसको आप क्लियरली है दो पार्ट में, यू हैव टू डिवाइड इन टू पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, यस, दिल्ली सल्तनत। जितना सरल करेंगे विषय उतना ही रोचक बनता जाएगा, ये दिस इज अप टू यू, ये अब आपके ऊपर है। और उसके बाद मुगल काल, मुगल एरा, ठीक है जी। टाइम पीरियड यहां पर जैसे आप लोग के माइंड में कई बार प्रश्न होता है कि क्या करें, सारी चीजें रट जाएं, पढ़ जाएं, क्या करना है। देखिए, एटलीस्ट कम से कम जो है, आप कुछ नहीं करें तो एटलीस्ट यू हैव टू रिकॉल और रिमाइंडर जो अपने माइंड में रखना है कि इनका डेट कहां से शुरू हो रहा है। जैसे दिल्ली सल्तनत 1526, एक लैंडमार्क टाइम आपको रखना है, टिल द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का प्रथम युद्ध, प्रथम युद्ध, ठीक है ना। मुगल काल में अगर हम लोग जब बात करेंगे, तो मुगल काल में हम क्या देख रहे हैं, पूरा का पूरा आप आ जाइए टिल 1526 से लेकर के 1707 तक। हाँ, तो अब आप कहेंगे कि फिर उसके बाद मैम, क्या इसके बाद जो मुगल शासक थे, तो क्या उसको हम मुगल में काउंट नहीं करेंगे क्या। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बहादुर शाह जफर, 1857 के टाइम पर मुगल बादशाह कौन है, बहादुर शाह जफर है। लेकिन वो जो टाइम पीरियड है, यानी अगर हम इसको जो है आफ्टर 1707 के बाद हम लोग काउंट करते हैं पोस्ट मुगल पीरियड में, उत्तर मुगल काल, ठीक है। क्योंकि बहुत ज्यादा क्या हो रहा, ट्रांजिशन फेज है, ब्रिटिशर्स का इंटरफेरेंस है, अब मुगल शासक पहले जैसी कंडीशंस में नहीं रहे। सो दैट इज व्हाई इसको हम लोग काउंट करते हैं पोस्ट मुगल पीरियड में, आफ्टर 1707 टू 1857, 1707 टू 1857, इसे हम लोग किसमें काउंट करेंगे, इसे हम लोग काउंट करेंगे पोस्ट मुगल पीरियड में। पोस्ट मुगल यानी इसको कहते हैं उत्तर मुगल काल, उत्तर मुगल काल, देख लीजिए इसे, या इज इट क्लियर। तो ये आपको क्या करना है, एक फ्रेम अपने माइंड में रखना है, क्योंकि इसके बाद आप देखेंगे अगर प्रत्यक्ष वे में भाई, अब जब मुगल बादशाह जो है पेंशन पर अगर आ जाते हैं, तो व्हाट इट मींस, इसका मतलब ये हुआ कि अब शासक पहले जैसा नहीं रहा, है ना। अब शासक जो है वो पहले जैसा नहीं रहा, और ब्रिटिशर्स जो है अब उनके हाथ में सब कुछ आ चुका है। या ये कह सकते हैं कि जो मॉडर्न हिस्ट्री अगर हम लोग बात करते हैं, ब्रिटिश का काल जो है या ब्रिटिश राज जो है, वो एक तरह से क्या हो रहा है, धीरे धीरे यहाँ पर शुरू हो जा रहा है।
ओके है, क्योंकि कंपनी का शासन तो आ ही चुका था। तो आपको मेनली अगर आप देखा जाए तो आपको यहाँ से यहाँ तक का जर्नी जो है ये करना है। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526, जो कि आपको ध्यान रखना है, यू हैव टू फिक्स इन योर माइंड। मुगल काल मैंने बता ही दिया, आफ्टर फर्स्ट बैटल यानी बाबर से लेकर के टिल द डेथ ऑफ औरंगजेब, यहां तक का जो टाइम पीरियड है ये आपका मुगल एरा हो गया। ठीक है, अब जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया था कि इन दोनों के संदर्भ में यही चीजें आपको पढ़नी है, जैसे प्रशासनिक पक्ष क्या था, सांस्कृतिक पक्ष क्या था, आर्थिक नीतियां क्या थी इनकी यहाँ पर, इसके संदर्भ में भी यही चीजें करनी है आपको। प्रशासन के संदर्भ में, कल्चरल पर्सपेक्टिव में, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स में। सो दिस ऑल थिंग्स यू हैव टू फिक्स इन योर माइंड। क्लियर है यहां तक आप सबको? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसी तरीके से क्या करना है, इन दिस वे आप पहले क्या करिए कि सिलेबस को समझिए, है ना। और सिलेबस को समझने के लिए जरूरी ये होता है कि पैटर्न को समझे। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने दिया है दिल्ली सल्तनत, 1 सेकेंड। हाँ, अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि अच्छा जी दिल्ली सल्तनत तो यानी कि सिर्फ दिल्ली सल्तनत पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको उसमें पढ़नी है। जैसे यहां देखिए, हाँ जी, अब आते हैं यहां पर। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली सल्तनत। ओके, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के साथ साथ हम क्या देखेंगे यहाँ पर, जो दक्षिण भारत के राज्य हैं। क्योंकि जब आप देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पे क्या हो रहा है, कैपिटल को शिफ्ट किया गया। तो कैपिटल जब शिफ्ट किया गया तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि उस समय वहां की क्या स्थिति थी। हाँ, जब कैपिटल को शिफ्ट किया गया, जब राजधानी परिवर्तन किया गया, तो दक्षिण भारत के राज्य भी इसमें हो जाएंगे। ओके, अच्छा, उसके साथ साथ अगर मैं बोलूं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत, इसके साथ साथ आसपास के क्षेत्र में घटने वाली जो घटनाएं हैं, जो क्षेत्रीय राज्य हैं, जो मजबूत किंगडम्स है, क्षेत्रीय राजवंश, किंगडम्स, ठीक है ना, इनके बारे में आपको थोड़ा सा क्या करना है, यहाँ पर देखना है। उसके साथ साथ आप देखेंगे क्या कि इसी टाइम पर क्या हो रहा है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत आप देख सकते हैं यहाँ पर। हाँ, इसके साथ साथ आप क्या देखेंगे यहाँ पर, जैसे भक्ति आंदोलन, सूफी और भक्ति आंदोलन आप देखेंगे यहाँ पर, तो आपको ये भी देखना है, भक्ति और सूफी आंदोलन, और सूफी आंदोलन। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में मैंने आपसे क्या किया, जो डायनेस्टीज हैं, जो वंश हैं, अब जो वंश हैं, जैसे मान लीजिए गुलाम वंश यानी स्लेव डायनेस्टी, इनको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, इनको जब आप पढ़ लेंगे, फिर खिलजी जो महत्वपूर्ण है, खिलजी डायनेस्टी। हाँ, उसके बाद आप देखेंगे तुगलक। सैयद डायनेस्टी में कुछ वैसा उतना है नहीं इंपॉर्टेंट, अगर देखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हैं, है ना। चूंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। उसके बाद से लोधी डायनेस्टी, देन लोधी डायनेस्टी, लोधी। ओके, तो ये तो आपका हो गया दिल्ली सल्तनत में, इनके संदर्भ में आपको पढ़ना है, प्रशासन पढ़ना है, इनका इनका सांस्कृतिक पक्ष पढ़ना है, आर्थिकी पॉलिसी क्या थी इनकी ये पढ़ना है। तो आप दिल्ली सल्तनत में इनको तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ के साथ हम क्या देख रहे हैं, अलॉन्ग विद दैट जो रीजनल किंगडम्स है हम उनके बारे में पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ इस टाइम पर होने वाले भक्ति सूफी आंदोलन, दक्षिण भारत के राज्यवंश, जो कि मैंने आपसे बताया, जहां से आपके दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आप देखेंगे विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर, विजयनगर साम्राज्य। ठीक है ना, इनको क्या करना है आपको यहाँ पर पढ़ना, इससे कई बार प्रश्न आए हैं। विजयनगर एम्पायर आपको मैं यहाँ बता दे रही हूँ कि आप तैयार रहिए कि यहाँ से आपके बार बार प्रश्न आएंगे। तो मेडाइवल हिस्ट्री में ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। ओके, हाँ, विजयनगर से काफी क्वेश्चन बनते हैं। यस, सो दैट्स व्हाई मैं आप सबसे ये बात कह रही हूँ कि आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर रेडी रहना है।
ओके, यस। तो अब आप समझ गए होंगे, जैसे अगर सिलेबस दिल्ली सल्तनत के टाइम पर अगर हम लोग बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली सल्तनत के साथ साथ जो भी रीजनल किंगडम्स हैं साउथ इंडिया के, स्पेशली विजयनगर किंगडम हो गया, आपको इन सब के बारे में भी क्या करना है, तैयार रखना है। ओके, ये सब मेडिवल हिस्ट्री का ही पार्ट है और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। भक्ति सूफी आंदोलन, यहाँ से भी प्रश्न आपके बनते हैं, क्वेश्चंस आपके यहाँ से क्या होते हैं, बनते हैं, है ना। और उसके साथ साथ जैसे अभी आपने ये पढ़ा, उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे कि अब आते हैं, मान लीजिए सपोज दैट मुगल्स पे, इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर मुगल्स पे कि यहाँ का क्या कंडीशन है। तो इंपॉर्टेंट देखिए आपको करना क्या, कैसे, मतलब मेन होता है कि आप उसको पढ़े कैसे, है ना। हमारे पास सारे प्लान रहते हैं बट वी डोंट हैव एक प्रॉपर, जो कहते हैं ना कि एक रोड मैप पूरी तरह से हो कि हमें इस तरह से तैयार करना है। अब जैसे आ जाइए मुगल काल, ड्यूरिंग मुगल एरा, ठीक है भाई। शासक तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए बाबर, शासक क्या यहाँ इस टाइम पे तो नहीं कह सकते, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, अब इनके संदर्भ में अगर बात किया जाए तो आप इनको कैसे पढ़ेंगे, तो इनके कंटेक्स्ट में भी आपको क्या देखना है, स्पेशली जैसे क्या चेंजेस हुए, है ना, कौन से परिवर्तन हुए, चेंजेस किस संदर्भ में, प्रशासन में, प्रशासन में। अब जैसे यहां पर आप देखेंगे कि अकबर के टाइम पर हम क्या देख रहे हैं, एक सिस्टम आता है, इस सिस्टम से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, मनसबदारी सिस्टम, मनसबदारी व्यवस्था, मनसबदारी सिस्टम, ठीक है। हाँ, खूब प्रश्न आते हैं यहाँ से, मनसबदारी से, जमींदारी से, जागीरदारी से। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहा है यहाँ पर, जैसे मुगल काल आप पढ़ रहे हैं तो उसमें मैंने आपसे क्या किया, जैसे जमींदारी सिस्टम, जमींदारी व्यवस्था, जागीरदारी संकट यहाँ पर आ जाता है, जागीरदारी संकट, ठीक है। तो ये सारे जो है यहाँ पर, तो स्पेशली अगर आप देखेंगे ड्यूरिंग इनके इस पूरे समय काल में, इन सभी शासकों के समय पे व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ मनसबदारी सिस्टम, कहा जाता है कि मनसबदारी सिस्टम जो था दैट वाज एग्जैक्टली द रीजन ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, इसको मुगल के पतन के कारणों में भी एक माना जाता है। तो ये मनसबदारी बेसिकली है क्या, सवाल ये उठता है कि मनसबदारी बेसिकली व्हाट इज दिस। तो मनसबदारी क्या है, बड़े लेवल पे हम क्या देख रहे हैं, लैंड ग्रांट दिए जाने लगे, ठीक है, धीरे धीरे बड़े स्तर पर। अब एक समय ऐसा आया कि यहाँ पर स्थिति कि जो शासन है, जो शासक है, इन्हीं के पास धीरे धीरे क्या होने लगा, लैंड कम होने लगा, और जो मनसबदार हैं वो काफी ज्यादा क्या होने लगे, यहाँ पर स्ट्रांग होने लगे। जागीरदारी क्राइसिस यहाँ पर आ चुका है, इनको लैंड ग्रांट, या अगर मैं साधारण शब्दों में कहूं कि बड़े स्तर पर भूमि का जो वितरण किया गया, अब इस भूमि के वितरण में जो अव्यवस्था उत्पन्न हुई, जिसके कारण हम क्या देख रहे हैं कि मुगल्स के काल में यहाँ पर इन्हें समस्या आती है। ओके, तो जितने भी शासक हैं, अब मैंने आपसे क्या कहा कि यूपीएससी इज नॉट ऑल अबाउट द स्टोरी, स्टोरी कभी नहीं पूछा जाएगा कि आप बताइए कि भैया स्टोरी क्या था ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है, है ना। अब जैसे बाबर है, बाबर ने यहाँ पर युद्ध लड़े, ठीक है, अब आप उसमें बता सकते हैं जैसे चंदेरी का युद्ध हो जाए, पानीपत का युद्ध हो जाए, ठीक है जी, जितने भी आप युद्ध देख रहे हैं, अफगान युद्ध जो यहाँ पर हो रहा है बाबर के साथ, तो जितने भी युद्ध यहाँ पर बाबर कर रहा है, तो स्टार्टिंग में ही वाज हाईली फोकस्ड, ये काफी फोकस है किस चीज को लेकर के, कि अपनी सेना को मजबूत करना और अपने एक्सपेंशन को लेना, है ना, विस्तार करना। तो इनकी जो नीति है, विस्तारवादी नीति है, वो किस प्रकार की है, वो बाबर के संदर्भ में कैसी है, वो हुमायूं के संदर्भ में कैसी है, वो अकबर के संदर्भ में कैसी है, ठीक है। हाँ, अब जैसे जो रीजन है यहाँ देखेंगे, अब उत्तर पश्चिम का क्षेत्र इनके हाथ से क्या है, धीरे धीरे जब आप जहांगीर के टाइम तक आते आते आप देखेंगे कि नॉर्थ वेस्टर्न का जो रीजन है वो धीरे धीरे इनके हाथ से जाने लगा।
तो बेसिकली दिस वाज एक तरह से ये साइन एंड सिंबल था कि ये कहीं ना कहीं से अब पहले जैसी स्थिति में नहीं है कि कंट्रोल कर सके इस वाले रीजन को। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रीजन फॉर देम। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनका जो प्रशासनिक जो व्यवस्था इन्होंने बनाई है, इनके जो ऑफिशियल्स हैं, इनके जो अधिकारी हैं, है ना, क्या वो इतने कारगर थे? क्या वो वास्तव में अपनी व्यवस्था को बनाए रख पाए या नहीं रख पाए? ठीक है। हाँ, अब उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे, इसमें सारी बातें तो यहाँ पर आएंगी ही आएंगी। उसके साथ साथ इनकी जो रिलीजियस पॉलिसी है वो कैसी है, किस तरीके की इनकी धार्मिक नीति है। ठीक है। सांस्कृतिक पक्ष में अगर देखा जाए तो इनका सांस्कृतिक पक्ष कैसा है? जब तक मुगलों का कैपिटल आगरा रहता है और आगरा के बाद जब ये शिफ्ट करते हैं दिल्ली, तो उस समय तक में क्या चेंजेस आते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी है। तो ये जो मैं अभी बता रही हूँ यही मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। प्रशासन, आर्थिक नीति, सेना कैसी है, और उसके अलावा सांस्कृतिक पक्ष, ठीक है ना, और धार्मिक नीति, यही इनका हमको क्या करना है यहाँ पर देखना है। ठीक है, कि कैसे इनकी इन पॉलिसी ने इनको या तो इनके एक्सपेंशन में मदद किया और या तो इनके डिक्लाइन में क्या किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको इसी पर्सपेक्टिव में इसे क्या करना है, पढ़ना है। इज इट क्लियर? हाँ, कहानियों पे नहीं जाना, मैंने आपसे पहले ही कह दिया, कहानियों पे नहीं जाना है। आपको तैयार रखना है कि हम कैसे, हाउ टू प्रिपेयर, कैसे तैयार करें, है ना। मेन होता है कि तैयार करें तो कैसे करें। तो इसमें आपको इन सारे पक्षों को देखते हुए क्या करना है, इसे रेडी करना है। ठीक है। हाँ, अब जैसे मुगल काल में अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, तो मुगल काल में मैंने आपसे क्या किया कि इनका जो अन्य जो डायनेस्टीज हैं, जो रीजनल डायनेस्टीज हैं, इनके साथ संबंध कैसा है, पॉलिसी कैसी है इनकी। ठीक है ना। हाँ, जैसे मुगल राजपूत पॉलिसी, शुरू में ये मजबूत दिखाई देता है, बाद में ये काफी कमजोर हो जाता है। ओके। हाँ, अन्यों के साथ इनके संबंध कैसे हैं, किस तरह से रिलेशनशिप मजबूत हुआ, या फिर कहीं ना कहीं से इनके डिक्लाइन का एक बहुत बड़ा कारण बन गया इनर कॉन्फ्लिक्ट, आंतरिक जो विद्रोह था, वो इनके डिक्लाइन का एक बहुत बड़ा रीजन बना। तो ये सब कैसे इन सब चीजों को जो है इसके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो आपको उसी के संदर्भ में क्या करना है, यहाँ पर तैयार करना है। तो मैंने जो आपको बताया ये आप समझ ही गए होंगे, है ना, कि हमें, और मैंने आपसे बार बार कहा कि आपको जो बेसिक चीजें हैं, जैसे परगना, सूबा, है ना, आप जब एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, आप लोगों ने तो पढ़ा भी है, तो एंशियंट हिस्ट्री में जब आप पढ़ते हो तो आप देखते हैं, स्पेशली मौर्यंस के टाइम से आप देखना शुरू कर देते हैं कि वहां पर यूनिट वाइज में क्या है, बटा हुआ है सेगमेंट, और वहां पर उसके संदर्भ में, जैसे मान लीजिए कि ये शासन का स्वरूप है, सपोज दैट, है ना, ये क्या है, शासन का स्वरूप, का स्वरूप, ये कह सकते हैं, या नेचर ऑफ, है ना, जो क्या है इसका नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, क्या है एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। अब जैसे सेंटर में कौन है, किंग होगा या नहीं होगा, ठीक है ना, उसके अलावा जो है प्रोविंस या प्रांत लेवल पर क्या कंडीशन है, उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या है, और उसके अलावा जो सबसे स्मॉल यूनिट है विलेज, वहां पर क्या है। ये आपने एंशियंट में भी देखा है और ये आपको मेडिवल में भी देखना है। सो क्या कंडीशन है, ये अपने प्रोविंस को कैसे हैंडल कर रहे हैं, ठीक है ना, ये जो है अपने प्रोविंस में ही जो इन्होंने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बांटे हैं उसे कैसे हैंडल कर रहे हैं, हाउ दे हैंडल देयर विलेजेस, अपने गांव को कैसे ये हैंडल कर रहे हैं, इसके लिए कौन से ऑफिशियल्स हैं या अधिकारी हैं, अधिकारी हैं। क्योंकि एक चीज समझिएगा, ये वो दौर है जहां से हम क्या देख रहे हैं कि मेनली क्या है, यहाँ पर लैंड रेवेन्यू आता है। तो भाई लैंड रेवेन्यू के लिए ये क्या कर रहे हैं, भू राजस्व, ठीक है ना, लैंड रेवेन्यू को लेकर के इनकी पॉलिसीज, बेसिकली ये इकोनॉमिकल में एस्पेक्ट्स में ही आ जाएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लग चुके थे और वो बहुत इनकम के मेजर सोर्स हुआ करते थे, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से आपको क्या करना है, इस संदर्भ में
जी, तो ये आपका जो मैंने आपको बताया उसी स्ट्रक्चर का पार्ट है, लेकिन आपको क्या करना है यहाँ पर कि इस तरह से समझते हुए चलना है। प्रशासन का अगर स्वरूप है तो कैसा है? जैसे मेडिवल में एक नया सिस्टम आ गया था मनसबदारी, उसी तरह से दिल्ली सल्तनत में एक सिस्टम आता है दैट वाज इक्ता सिस्टम, इक्ता व्यवस्था, है ना? ये आप देखेंगे क्या दिल्ली सल्तनत के समय पर। हाँ, तो आपको इसके संदर्भ में भी समझना है कि कैसे हाउ इट वाज डिफरेंट। इक्तेदारी सिस्टम वाज डिफरेंट फ्रॉम मनसबदारी सिस्टम। क्या ये है ऐसा, या फिर समहाउ इट वाज सिमिलर टू मनसबदारी सिस्टम, या ये कहीं ना कहीं से मनसबदारी के ही नजदीक है। तो इनकी जो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, चाहे वो किसके संदर्भ में अगर कहा जाए, चाहे वो दिल्ली सल्तनत के एस्पेक्ट्स में कहा जाए, चाहे वो आपको मेडिवल हिस्ट्री के संदर्भ में मनसबदारी हो जाए, जागीरदारी, जमींदारी, उसके संदर्भ में, तो आपको इसी तरह से क्या करना है, पढ़ना है। तो ये सब जो बेसिक्स हैं यहाँ अभी जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स, है ना। ये बेसिक है कि आपको इसी तरह से एनसीईआरटी को यू हैव टू रीड एनसीईआरटी इन दिस मैनर, ओके। जहां आप एक बार इस पूरे यूनिट को समझ गए कि अच्छा राजा का शासन तो है, लेकिन ऑटोक्रेटिक सिस्टम हमें यहाँ पर दिख रहा है, निरंकुश राजतंत्र हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। राजा ने सबको सेंट्रलाइज तो कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं से हमें क्या दिख रहा है कि राजा जो है यहाँ पर, या शासक जो है वो क्या है, उसी का सब कुछ कंट्रोल है ना। एवरीथिंग वाज अंडर कंट्रोल ऑफ सुल्तान एंड किंग। तो कैसे, तो ये सारी व्यवस्था या इस पूरे स्ट्रक्चर को आपको क्या करना है, इसी तरह से समझते हुए प्रशासन, आर्थिक के संदर्भ में, धार्मिक नीति के संदर्भ में, आप उसको कह सकते हैं सांस्कृतिक पक्ष के संदर्भ में, हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं। नाउ इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां तक क्लियर है आप सबको? हाँ जी, हाँ, एक बार प्लीज मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में आप सब लोग। नो नो नो, अभी इसको समझ लीजिए ठीक है ना, इसे समझ लीजिए। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट, चूंकि आपने मेडिवल के बारे में बहुत कुछ समझ लिया कि भाई इस तरह से पढ़ना है, हाउ टू रीड, हाउ टू मेक योर ओन नोट्स, ये सारी चीजें तो आप समझ गए। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग जो प्रश्न पूछे गए हैं उससे भी हम लोग थोड़ा अंदाजा लगा लेंगे कि कैसे, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हैं मेडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो उसके साथ देखिए बच्चों एक शर्त ये भी है कि आपको एटलीस्ट पीवाईक्यूज चेक करने हैं, कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी पूछे गए, विगत में पूछे गए जो प्रश्न है वो कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, तो आपको वो भी क्या करना है, ध्यान रखना है। जैसे अब ये देखिएगा, ये 2022 में एक प्रश्न पूछा गया है। चलिए एक कुछ प्रश्न का सेगमेंट भी आपके सामने है। इन मेडिवल इंडिया द टर्म फनम रेफर्ड टू, मध्यकालीन भारत में शब्द फणम जो है ये किसे निर्दिष्ट करता था? रिलेटेड टू क्लोथिंग, पहनावे से, कॉइन्स से, ऑर्नामेंट्स थे, या वेपन से? चलिए जरा देखिए और आप लोग भी अपनी तरफ से आंसर देना शुरू करिए, क्या लगता है? हाँ जी, क्या लगता है? ये 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है, तो इससे क्या होगा ना, एक आइडिया हो जाएगा आपको कि अच्छा ऐसे प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। किसने आंसर दिया है? सिक्के। चलिए मीनाक्षी ने आंसर दिया है बी, ओके। हाँ ठीक है, मैं आंसर देख रही हूं आप सबके। थोड़ा सोचिए, अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई कोई इसमें समस्या की बात नहीं है कि हाँ नहीं आता है। हाँ जी, चलिए आंसर दीजिए। देखिए बेसिकली अगर देखा जाए तो मध्यकालीन भारत में ये जो है ये सॉरी ए बी है, ये सी है ना। एक सेकेंड रुक जाइएगा, जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, 1 सेकेंड, 1 मिनट 1 मिनट। हाँ जी, यहां देख लीजिएगा, ये जो आपका प्रश्न है दिस इज बी एंड दिस इज सी। पूछा गया है पहनावा है, आभूषण है, या फिर ये सिक्के हैं, ओके। हाँ
सबने अपने अपने तरफ से आंसर दे दिया। यहाँ पे देखिए बेसिकली अगर कहा जाए तो फणम जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये मध्यकालीन भारत के संदर्भ में अगर कहा जाए तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये किसको डिनोट कर रहे हैं? अभी कुछ लोग आंसर दे ही रहे हैं, चलिए दीजिए आंसर दीजिए। हाँ जी, हाँ, सिक्के थे बेसिकली। इसके बारे में अगर कहा जाए तो इट वाज क्वाइंस, है ना। ये क्या है आपको यहाँ पर क्वाइंस है। ये थोड़ा सा ना ये हो गया है ABCD, यहाँ पर तो ठीक है, इस वाले में ये गड़बड़ हो गया है। इसमें इंग्लिश वाले में बी में क्वाइंस हो जाएगा और हिंदी वाले में सिक्के हो जाएगा। तो मध्यकालीन त्रावणकोर में हम लोग क्या देख रहे हैं कि फणम या चक्राम जो है वो सिक्के मुद्रा की नियमित इकाई थे और व्यापार के लिए बहुत बड़े स्तर पर इसका यूज होता था। तो बेसिकली जो हम लोग फणम और चक्राम जो है, दीज आर द रेगुलर यूनिट जिसको हम लोग कह सकते हैं। ये यूनिट थे किसके? हाँ, यानी व्यापार वाणिज्य के लिए इसका प्रयोग होता था। और इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं कि इसमें फणम में ये सिक्के कहलाते थे। तो एक चीज समझिएगा, यानी इस प्रश्न से अगर आप देखेंगे तो आप क्या देख रहे हैं कि मध्यकालीन में टर्मोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हाँ, टर्मोलॉजी से क्वेश्चन क्या है, आ रहे हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ शब्दावलियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, हाँ, जो यानी कि जैसे फणम, ये फणम क्या बेसिकली एक शब्दावली है। दिस इज यूज्ड फॉर द क्वाइंस, ये क्वाइंस के लिए यूज हो रहा है और यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर। पुर्तगाली लेखक नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थीं? अकॉर्डिंग टू पोर्चुगीज राइटर Nunes, the women in the Vijayanagar Empire were experts in which of the following areas? Wrestling, astrology, accounting, जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं भविष्यवाणी, कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखाकरण। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। 1, 2 और 3 है। यहाँ पर देखिए आपको इसमें बताना है कि क्या होगा यहाँ पर आंसर। ये ना बी और सी वाला थोड़ा सा क्या हो गया, आज इसमें ऊपर नीचे हो गया है, तो इसको आप लोग थोड़ा हैंडल कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ वाला इंग्लिश में बी यहाँ पर है, ओके, और ये सी है, दिस इज डी है, ओके। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर, यस, यहाँ पर देख सकते हैं A, B, C और D, ओके जी। तो ये बी हो गया, ये सी हो गया और डी हो गया। तो ये पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर कि जो नूनीज है, अकॉर्डिंग टू नूनीज के अनुसार कहा जा रहा है कि भाई यहाँ की जो महिलाएं थी विजयनगर में, वो लोग काफी एक्सपर्ट थी, माहिर थी। हाँ, तो ये बताना है कि किस संदर्भ में। हाँ, सूटसेइंग, एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटिंग, किस मामले में ये एक्सपर्ट थी? अभी मैंने बताया भी था कि विजयनगर से काफी क्वेश्चन आपके आते हैं। 1535 से 37 के बीच जो पुर्तगाली यात्री है नूनीज जो है वो विजयनगर की यात्रा करता है और इस दौरान ये यहाँ के जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है, उस सबको वो देखता है और देखने के बाद उसने यहाँ पर अपने जो ट्रेवलिंग अकाउंट है उसमें ये बात वो बताता है कि भाई महिलाओं की जो कंडीशन है, द कंडीशन ऑफ वुमेन इन विजयनगर एम्पायर इज रियली गुड। एस्ट्रोलॉजी एंड अकाउंटिंग, कुछ लोग अपने अपने आंसर दे रहे हैं। देखिए सभी क्षेत्रों में है, वुमेन जो है दे वर इंडल्ज इन रेसलिंग एज वेल एज एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटिंग, सूटसेइंग। अगर देखा जाए तो महिलाएं क्या है, कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखाकरण, भविष्यवाणी, इन सब में क्या है काफी निपुण थी, है ना। इसलिए कहा जाता है कि विजयनगर एम्पायर में हम लोग क्या देख रहे हैं, तो विजयनगर एम्पायर में देख सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति क्या है, काफी ज्यादा सम्मानजनक स्थिति है। हाँ, महिलाएं जो है वॉरियर के तौर पर भी हैं, एस्ट्रोलॉजी जो है ज्योतिषी के क्षेत्र में भी हैं, भविष्यवाणी करती हैं, बॉडीगार्ड भी हैं, इनफैक्ट सुरक्षा कर्मी के तौर पर हैं, अकाउंटिंग में हैं, लिपिक हैं, संगीतकार हैं। तो नूनीज जो है ही वाज शॉक्ड कि अरे भाई ये तो इस साम्राज्य में जो यहाँ पर जिस समय ये आता है उस समय यहाँ पर अच्युत देवराय जो हैं उनका यहाँ पर क्या था, शासन था। And during that time period, this was the condition of women in Vijayanagar Empire. Is it clear to all of you? So the correct answer is D. इसका जो सही आंसर होगा D होगा, 1, 2, 3 और 4. Is it clear to all of you? हाँ, समझ में आ गया यहाँ तक? चारों में ही क्या थी, महिलाएं जो थी यहाँ पर वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी यहाँ पर। चलिए
तो चूंकि विदेशी यात्री यहाँ पर आए हैं और जो भी आए हैं उनके जो भी ट्रेवल अकाउंट है जिसमें उन्होंने बताया है इन जगहों के बारे में, तो उसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है? इट मीन्स विथ रेफरेंस टू मेडिवल इंडिया which one of the following is the correct sequence in ascending order in terms of size? परगना, सरकार और सूबा, सरकार, परगना और सूबा, सूबा, सरकार और परगना, परगना, सूबा और सरकार। इसे देखिए एक बार यहाँ पे, परगना, सरकार और सूबा। सरकार अभी जो मैंने बताया था कौन से यूनिट्स में ये बटे हुए हैं, फिर सरकार है, परगना है और सूबा है, फिर सूबा है, सरकार है या परगना है, परगना, सूबा या सरकार। ये मुगल काल के संदर्भ में जो मैंने आपसे बताया कि ये मुगल, ये जो प्रश्न है ना, ये मुगल काल के प्रशासन से संबंधित है, ये मुगल काल के एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रशासन से संबंधित है। अभी जो मैं यूनिट बना करके आपको बता रही थी कि इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए बताइए इसका विच वन इज द राइट आंसर? हाँ जी बताइए। हाँ ये बताना है कि इसमें से क्या है। So which one is the right answer? So which one is the right answer? ये बताना है आप सबको आकार की दृष्टि से। देखिए राज्य का जो प्रशासनिक विभाजन है वो ध्यान रखना है आप सबको यहाँ पे, वो किस प्रकार से इन्होंने कर रखा है यहाँ पर, तो इसमें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है परगना, क्या आता है? परगना, ठीक है ना। सबसे पहले इसमें हम लोग क्या देखेंगे? हाँ तो प्रांत प्रदेश यानी कि परगना। उसके बाद फिर जो इसमें जो प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पे, यस ए बिल्कुल सही है, माधुरी ने आंसर दिया है, बिल्कुल सही है। परगना, सरकार और सूबा, इस तरीके से इसका डिवीजन है। अगर देखा जाए यहाँ पे राज्य का प्रशासनिक विभाजन जो हम लोग देख रहे हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर किया गया था, ठीक है ना। तो जैसे अगर कहा जाए कि जो सबसे छोटी इकाई है वो गांव है, ठीक है ना, उससे बड़ी जो है वो आपको क्या है? परगना है, परगना से बड़ी सरकार है, ठीक है ना, और सरकार से बड़ी क्या है? सूबा है। तो इसीलिए आपका विकल्प ए जो है दैट इज द राइट आंसर। तो ये यूनिट वाइज आपसे पूछा गया कि भाई ये किस तरह से यूनिट वाइज में डिवीजन थे। क्वेश्चन जो प्रश्न आपसे जो पूछा गया था, जैसे आप यहाँ पर देखिए ना, इसे एक सेकेंड, जैसे मैंने आपसे बताया यहाँ पे, तो आपको क्या करना है? समझना, इकाई यूनिट समझना है कि यूनिट कैसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। हाँ यूनिट जो है कि भाई इसको इन्होंने अगर जैसे प्रोविंस को किस तरह से बांटा, ठीक है ना, प्रोविंस को कैसे बांटा, सूबा कैसे बनाया इसको, तो ये उसी तरीके से जैसा आपने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा था। चलिए अब आते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पर। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विच वन इज द राइट आंसर? हैदराबाद राज्य से यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है, जो कि मैंने आपसे बताया था कि कुछ रीजनल किंगडम्स भी आपको ध्यान रखने हैं कि वहां से प्रश्न आपके बनते हैं, ठीक है जी। राज्य से आरकोट की निजामत का उदय हुआ, ठीक है, ये है यहाँ पर। विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ। रुहेलखंड राज्य से अहमद शाह दुर्रानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र में से हुआ। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है बेसिकली जो नए राज्यों का गठन हो रहा है, ये उसी टॉपिक से है, नए राज्यों का गठन, इमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट, इमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर नए राज्यों के गठन के संदर्भ में पूछा गया हैदराबाद से आरकाट, ठीक है ना, आरकोट, विजयनगर से मैसूर और रुहेलखंड जो है यहाँ पर ये अहमद शाह दुर्रानी के अधिकृत राज्य क्षेत्र से हुआ है। तो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है, ये आपको बताना। 1 और 2 है, ठीक है ना, यहाँ देखिएगा केवल 1 और 2 है, उसके अलावा जो है आपसे यहाँ पे
एक काम करते हैं, यहाँ देखिएगा ये बी है, ये बी वाला है स्टूडेंट्स, यहाँ देखिएगा बी है, ये सी है और ये डी है। हाँ जी, यहाँ बताना है कि किससे किसका इमरजेंस हुआ था, यही प्रश्न है। नए राज्यों का उदय जब आप पढ़ते हैं तो ये उसी समय पर आपसे पूछा जा रहा है। हाँ, सभी लोग आंसर दे दीजिए इसका, इससे आपको एक समझ बन जाएगी। देखिए, जब हम लोग बात करेंगे कि ये बोला जा रहा है हैदराबाद रुहेलखंड, देखिए इसके संदर्भ में ना तो ये सही है, ठीक है जी, और ना तो यहाँ पर रुहेलखंड वाला सही है। लेकिन हाँ, 1565 में व्हेन जब बैटल ऑफ तालीकोटा, 1565 में हम क्या देख रहे हैं, बैटल ऑफ तालीकोटा, तालीकोटा, ठीक है। जब ये युद्ध होता है तो इसके बाद विजयनगर साम्राज्य का डिक्लाइन हो जाता है, डिक्लाइन ऑफ विजयनगर एम्पायर। और इस एम्पायर के पतन होने के पश्चात हम क्या देख रहे हैं, इसमें से जो राज्य का उदय हुआ, इंपॉर्टेंट राज्य, दैट वाज मैसूर। तो मैसूर राज्य हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, इसका जो है इमरजेंस होता है। ओके, चलिए आपको बताना है यहाँ पे कि भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर आपको क्या करना है, यहाँ पे बताना है। नहीं, 1 सेकेंड रुक जाइए। हाँ जी, हाँ, राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय, महेंद्र वर्मन फर्स्ट के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना, परांतक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना, गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना। उपर्युक्त घटनाओं का जो है आपको सही कालानुक्रम क्या है, ये आपको बताना है। विच वन इज द राइट जो है सीक्वेंस है, ये बताना है आपको। हाँ, हालांकि अगर आप जब अर्ली मेडिवल, अगर इसके बारे में कहा जाए तो ये जो प्रश्न आपका है, ये अर्ली मेडिवल, पूर्व मध्यकाल। डरना नहीं कि कहां से प्रश्न पूछ दिया गया है, जो आपने एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ा समझिए, बस उसी से क्या है, ये एक प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। हाँ, तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि राजा भोज के अधीन जो है ये प्रतिहारों का उदय हो रहा है। यहाँ पर जो महेंद्र वर्मन है, इनके द्वारा अब पल्लव सत्ता की स्थापना हो रही है, परांतक फर्स्ट द्वारा चोल सत्ता की स्थापना, या गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना। चलिए आंसर दे दीजिए। 2 4 1 3 भूमिका ने आंसर दिया है, यानी मिहिर भोज 836 से लेकर के 885, महेंद्र वर्मन फर्स्ट 600 से लेकर के 630, और परांतक फर्स्ट जो है 907 से 953। प्रतिहार पल्लव और चोल राजवंश से संबंधित है। गोपाल 750 ईस्वी में है, हम लोग क्या देख रहे हैं, पाल वंश की स्थापना, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग अगर कहा जाए तो आपको थोड़ा सा क्या करना है, डेट वैसे तो मैं बोलती हूँ कि आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है वो चीजें जो बेसिक है वो आपको ध्यान रखना है कि यस एग्जैक्टली इसका जो आंसर होगा यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, 2 4 1 3। ये मैंने बताया ना, थोड़ा सीक्वेंस अप डाउन हो गया है, तो ये आप देख सकते हैं। चलिए इसमें देख लीजिएगा, मिहिर भोज का टाइम पीरियड ये रहा, महेंद्र वर्मन प्रथम का ये रहा टाइम पीरियड, ठीक है जी। हाँ, परांतक प्रथम का टाइम ये रहा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, और प्रतिहार पल्लव चोल राजवंश से संबंधित थे। गोपाल द्वारा पाल वंश की स्थापना 750 में की गई थी, अतः इनके शासनकाल के अनुसार सही कालानुक्रम ये होगा। चलिए जब आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर है। मैंने आपसे बताया ही यहाँ पर कि यहाँ पर प्रश्न बन रहा है किससे, जागीरदार और जमींदार के संदर्भ में। ओके, जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। पूछा जा रहा है कि इसमें से क्या होना चाहिए। ध्यान से प्रश्न को एक बार पढ़िएगा, अभी जो मैंने आपसे बताया यहाँ पे, हाँ, अभी जो मैंने आपसे बोला है यहाँ पर कि इसमें क्या आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, मेनली जो डिफरेंस है
कि जागीरदार एंड जमींदार, ओके, इनके संदर्भ में है कि जो जागीरदार जो थे दे हैड इनके पास राइट्स थे, है ना। यहाँ प्रश्न क्या पूछा जा रहा है मेनली यहाँ पे कि दैट जागीरदार वेयर होल्डर्स ऑफ लैंड assignment in lieu of judicial and police duties, whereas zamindar were holders of revenue rights without obligation to perform any duty other rights without any duty other than revenue collection, okay। हाँ, उसके बाद जो दूसरा प्रश्न है उसको मैं इंग्लिश में बोल दे रही हूँ, लैंड असाइनमेंट टू जागीरदार्स वेयर हेरिडेटरी एंड रेवेन्यू राइट्स ऑफ जमींदार वेयर नॉट हेरिडेटरी, ओके। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इनके जो भूमि आवंटन जो है ये हेरिडेटरी हुआ करते थे और इनके भूमि आवंटन जो है वो हेरिडेटरी नहीं हुआ करते थे। सो विच वन इज द राइट आंसर? सो विच वन इज द राइट आंसर? हाँ, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे ना, यहाँ पे यहाँ देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे इन दोनों में कि जागीरदारों के पास न्यायिक पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटन का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे, उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरी करने की बाध्यता यानी नहीं होती थी। देखिए जमींदार जो है बेसिकली दे वेर लैंड होल्डर्स, ये लैंड होल्डर्स तो थे ही, इनका कार्य क्या था? लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना, इसके बदले इन्हें वित्तीय जो है मुआवजा जो है वो मिलता था। इनके राजस्व अधिकार जो थे वह वंशानुगत होते थे, हेरिडेटरी होते थे जमींदारों का, क्योंकि इनकी पैतृक संपत्ति हुआ करती थी, यानी एक पुश्तैनी जिसको कह सकते हैं। हाँ, इनका मुख्य दायित्व तो राजस्व उगाही तो था, लेकिन इसके अतिरिक्त राज्य की कुछ और भी इनको सेवाएं देनी पड़ती थी। यहाँ ये समझना पड़ेगा, जो पढ़िएगा टॉपिक तो आपको अपने आप चीजें समझ में आ जाएंगी। यानी बेसिकली ये पूछा जा रहा है वर्क के कंटेक्स्ट में। यहाँ कहा गया है कि इनका इसके अलावा कोई दायित्व तो नहीं था, है ना। तो कोई दायित्व तो नहीं, कुछ अन्य भी सेवाएं जो हैं वो जमींदार दिया करते थे, जो कि पूरी तरह से जैसे यहाँ पर जो पूछा जा रहा है यहाँ पे कि इनके पास जो अगर बात किया जाए कि भाई इनके पास सिर्फ और सिर्फ लैंड रेवेन्यू ये कलेक्ट करने का काम था, इसके अतिरिक्त ये कोई काम ऐसा नहीं करते थे, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जागीरदारों के संदर्भ में जो यहाँ पर आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है, हाँ जो पूछा जा रहा है, तो अगर हम लोग देखा जाए तो इस तरह से जो प्रश्न पूछे गए कि इसके अलावा कोई इनके राइट्स नहीं होते थे, तो इसीलिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट नहीं होगा, है ना, वंशानुगत होते थे। अभी मैंने बताया यहाँ पे कि ये जो दूसरा स्टेटमेंट है जागीरदारों का हेरिडेटरी मामला नहीं रहता था, हेरिडेटरी मामला होता था किसका? यहाँ पर जमींदारों का, जो जमींदार होते थे उन्हें भूमि मिलती थी, ठीक है ना, या उनकी पैतृक संपत्ति हुआ करती थी। इस संदर्भ में अगर देखा जाए तो ये वाला ऑप्शन भी क्या है आपका गलत है। सो दैट इज वाई डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे पूछा गया है सही उत्तर क्या होगा, ना तो 1 होगा और ना ही 2 होगा। इन कंटेक्स्ट ऑफ जो पूछा गया है जमींदार कि इनके पास लिमिटेड क्या है इनके कार्य होते थे, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, जो प्रश्न आपसे पूछा गया है वो भी इस संदर्भ में सही नहीं है कि हेरिडेटरी नहीं होते हैं, तो ये भी इस वजह से यहाँ पर गलत हो जाएगा। ये प्रश्न भी देखिए यहाँ पर 2020 में आप देख सकते हैं ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, जो दूसरा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत द इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वाज नोन एज आमिल। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देशी संस्था थी। द इक्ता सिस्टम ऑफ सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वाज एन एंशिएंट इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन, ठीक है जी। द ऑफिस ऑफ मीर बख्शी केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रीजन ऑफ खलजी सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। मीर बख्शी का पद दिल्ली के खलजी सुल्तानों के शासनकाल के अस्तित्व में आया। कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। इस प्रश्न को एक बार देख लीजिए। ये जो अभी मैंने आपसे कहा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स है वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये प्रश्न वहीं से आपसे क्या है पूछे जा रहे हैं, जो कि आपको क्या करना है यहाँ पर बताना है। ओके, एक बार देखिए इस प्रश्न को और बताना है यहाँ पर कि क्या होगा।
दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में पूछा जा रहा है कि राजस्व जो वसूली का जो प्रभारी होता था वो आमिल कहा जाता था। ठीक है जी। इक्ता जो है वो प्राचीन देशी प्रणाली नहीं बल्कि क्या है ये, इसके बारे में बताना है। ठीक है जी। सो विच वन इज द राइट आंसर, इसमें क्या होना चाहिए, सही आंसर क्या होगा ये बताना है आप सबको। हाँ जी, आंसर दे दीजिए जल्दी से आप सब लोग यहाँ पे, जल्दी से इसमें आंसर दे दीजिए क्या होना चाहिए यहाँ पे, इसका आंसर क्या होगा, विच वन इज द राइट आंसर। हाँ, सबने अलग अलग आंसर दिया है यहाँ पर। देखिए इसके संदर्भ में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन के वसूली का प्रभार को आमिल कहा जाता था। सो दिस इज द राइट आंसर, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है कि आमिल इसको कहते थे। इक्ता जैसे अगर कहा जाए कि जो रेवेन्यू कलेक्शन का जो काम होता था ये आमिल के थ्रू किया जाता था। ठीक है ना। दूसरा स्टेटमेंट ये कहा गया कि एक पुराना सिस्टम है इक्ता सिस्टम। नो, इक्ता सिस्टम लॉन्च ही किया गया था कब, दिल्ली सल्तनत के समय पर, है ना, कब, जब इल्तुतमिश आता है तब। तो इसलिए ये वाला यहाँ पर स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। मीर बख्शी के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। हाँ जी, जो तीसरा स्टेटमेंट आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पे, यस, तो इल्तुतमिश ने इसे क्या किया था, ये ध्यान रखना है आपको कि इल्तुतमिश ने इस जो जो सिस्टम है हाँ, जो जो हम सिस्टम देख रहे हैं यहाँ पर, तो इल्तुतमिश ने इसे क्या किया था, स्टार्ट किया था। इसलिए ये जो आपका स्टेटमेंट है ये नहीं होगा। ओके। और तीसरा स्टेटमेंट भी जो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि मीर बख्शी केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ खलजी सुल्तान के बारे में अगर बोला जा रहा है यहाँ पे, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर ये गयासुद्दीन बलबन ने एक सेटअप किया था मिलिट्री डिपार्टमेंट जिसको कि दीवाने अर्ज कहते थे। बाद में अरिजिम मलिक जो है रिस्पॉन्सिबल हुआ किसके लिए यहाँ पर, कि पूरा का पूरा जो है उसको ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करे, उसको चलाए, रॉयल आर्मी को। ठीक है। फिर बाद में अलाउद्दीन खिलजी दाग सिस्टम लेकर के आता है। ठीक है जी। तो अगर देखा जाए तो ये पहले ही यहाँ पर मीर बख्शी का पोस्ट जो है बन चुका था। इसीलिए हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पर, हाँ जी, इसलिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि मीर बख्शी जो है ही वॉज द हेड ऑफ